वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में हम लोग एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। वह टॉपिक्स है भूकंप एवं इससे संबंधित टॉपिक सुनामी भी है, जिसकी चर्चा इसके पश्चात करेंगे। राइट। तो जहां तक भूकंप का प्रश्न है, भूकंप क्या है यह पहले समझे कि मैंने भूकंप जैसे भू प्लस कंप मतलब पृथ्वी का कंपन, ट्रीमर और वाइब्रेशन पृथ्वी में जो होते हैं उसी को भूकंप के नाम से जानते हैं। राइट। और भूकंप जो है भूगर्भ में संचित ऊर्जा का प्रदर्शन है। चूंकि यह भूगर्भीय घटना है इसलिए इसको विवर्तनिक घटना के नाम से भी पुकारते हैं। गेटिंग वाला, इसलिए इसका नाम है विवर्तनिक घटना। ओके। और ये चरम प्राकृतिक घटना है, क्लाइमेक्स नेचुरल फिनोमेना मोस्टली, बिकॉज यू सी कि कभी कभी मानव जनित भूकंप भी होते हैं जब बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होंगे। राइट। या भूमि के अंदर जब न्यूक्लियर नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में भूकंप भूगर्भ में संचित ऊर्जा का प्रदर्शन है और इससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। गेटिंग वाला। अब देखिए कि जहां तक भूकंप का प्रश्न है तो जैसे भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को सिस्मोलॉजी के नाम से पुकारते हैं, सिस्मोलॉजी। राइट। और वह यंत्र जिससे भूकंप की माप की जाती है इसको रिक्टर, इसको बेसिकली सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। तो सिस्मोग्राफ में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग होते हैं। राइट। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग दो तरह के स्केल के प्रयोग होते हैं। एक तो रिक्टर स्केल और दूसरा जो है मार्केली स्केल। गेटिंग वाला। रिक्टर स्केल भूकंप के इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड की माप करता है, जबकि मार्केली स्केल विनाश के आधार पर भूकंप का मापन करता है। गेटिंग वाला। देखिए, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में जहां बिल्डिंग मटेरियल में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, मार्केली स्केल के अनुप्रयोग होते हैं। लेकिन भारत में मुख्यतः रिक्टर स्केल के ही प्रयोग होते हैं। और रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक स्केल है जिसका मान 0 से 9 के बीच वेरी करता है। गेटिंग वाला। विथ बेस 10। गेटिंग वाला। तो जैसे देखिए कि और अभी एक नया स्केल डेवलप हुआ है जिसको मॉडिफाइड मर्केली स्केल के नाम से भी जानते हैं। गेटिंग वेल। ओके। अब देखिए कि जैसे भूगर्भ में संचित ऊर्जा, जैसे हमने कहा कि पृथ्वी के नीचे यहाँ हाई टेम्परेचर पॉइंट है, हाई टेम्परेचर पॉइंट। ओके। तो इस उच्च ऊर्जा केंद्र से निम्न ऊर्जा केंद्र की ओर ऊर्जा का प्रवाह होगा। राइट। एनर्जी का प्रवाह होगा। और यह प्रवाह जो है ना वेव के रूप में होते हैं और इस वेव को सिस्मिक वेव के नाम से पुकारते हैं। सिस्मिक वेव। राइट। या भूकंप तरंगे। गेटिंग वाला। और इन्हीं पर्टिकुलर तरंगों के कारण पृथ्वी में कंपन होता है। तो मुख्य रूप से सिस्मिक वेव 3 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी वेव है, दूसरा सेकेंडरी वेव है और तीसरा सरफेस वेव और लॉन्ग वेव या एल वेव के नाम से जानते हैं। भूगर्भ में जहां उच्च तापमान की स्थिति होती है वहां उसको फोकस के नाम से जानते हैं। और फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी पर जो सतह है इसको ईपी सेंटर के नाम से, सेंटर के नाम से, अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि है ना अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है ना। मैंने एक्चुअली फोकस भूगर्भ के भाग है जहां से सिस्मिक वेव के ओरिजिनेशन होते हैं और ईपी सेंटर जस्ट पर्टिकुलरली ऊपर, उसके ऊपर स्थित सतह पे भाग होता है। अब देखिए पी वेव में कई पर्टिकुलरली है, जैसे 3 वर्ग है, पी है, पी स्टार है, पीजी है। राइट। पीजी है। इसी तरह एस में देखिए एस है, एस स्टार है, ओके, एसजी है। और एल वेव है ना को सरफेस वेव भी के नाम से भी जाना जाता है। और पी और एस बॉडी वेव है। गेटिंग वेल ना। जबकि एल वेव सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। और पी और एस के जो मार्ग हैं वो पृथ्वी के सतह के सापेक्ष अवतल, राइट है ना, अवतल एवं है ना एल वेव की गति पृथ्वी के सतह के सापेक्ष उत्तल होती है। गेटिंग वेल ना। तो इन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं?
सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं, गेटिंग मिला। और प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और भूकंप के दौरान जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वह मुख्य रूप से बेसिकली प्राइमरी वेव के प्रोपागेशन के कारण है, राइट। जबकि सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं, गेटिंग मिला। प्राइमरी वेव्स ठोस, गैस और द्रवित द्रव माध्यम तीनों माध्यमों में गमन करते हैं, जबकि एस वेव जो है मात्र ठोस माध्यम में गमन करते हैं, लिक्विड और गैस में इसके गमन नहीं होते, गेटिंग मिला। अब देखिए कि बेसिकली इस तरह के इन सभी वेव को सामूहिक रूप से हम लोग सिस्मिक वेव कहते हैं, राइट। कलेक्टिवली इट इज रेफर्ड टू एज सिस्मिक वेव, गेटिंग मिला। अब देखिए कि जहां तक भूकंप है, भूकंप के बारे में हमने कहा कि यह मूलतः चरम प्राकृतिक घटना है, क्लाइमेक्स नेचुरल फेनोमेना, ओके। और यह तब नेचुरल कैलामिटी का स्वरूप प्राप्त कर लेता है जब यह आदिवासी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, वेन इट इफेक्ट द सेटलमेंट एरिया, ओके। तो ये चरम प्राकृतिक घटना है और यह इसको तब प्राकृतिक आपदा कहते हैं जब यह आदिवासी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आदिवासी क्षेत्र का मतलब है जहां मानव का बसाव हो, राइट। और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर ह्यूमन प्लस फिजिकल रिसोर्सेज का लॉस होता है। तो क्या है बेसिकली भूकंप, ये समझ में आ गया ना, राइट। अब देखिए बेसिकली कि भूकंप की उत्पत्ति, जैसे भूकंप क्या है, इंट्रोडक्शन अब समझ में आ गया, राइट। भूकंप की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत के प्रतिपादन किए गए हैं, गेटिंग वेल ना। कैसे इसकी व्याख्या होगी, व्हाट इज द रीजन ऑफ, तो आपको बतला दें कि सबसे पहली जो संकल्पना है, बहुत सारी संकल्पना, जैसे एक तो प्लेट वर्तिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। दूसरे जो सिद्धांत है इसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तीसरे जो सिद्धांत है इसको ट्रिपल जंक्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं, राइट, ट्रिपल जंक्शन थ्योरी। चौथे जो सिद्धांत है ना, इसको पर्टिकुलरली चौथे जो सिद्धांत है इसको ब्रांच गैप थ्योरी है ना, ब्रांच गैप थ्योरी या RIS थ्योरी है ना, या RIS थ्योरी के नो ब्रांच गैप थ्योरी के नाम से, या इसको हम है ना, इसको हम रिमोट सेंसिंग एंड GIS थ्योरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। और फाइनली पर्टिकुलरली जो फिफ्थ है वह पर्टिकुलरली है जिसको रिजोनेंस थ्योरी कह दे, या फिर है ना मैन रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी के नाम से, या मैन इंड्यूस सिस्मिसिटी के नाम से इसको पुकारते हैं। तो ये बहुत सारे सिद्धांत हैं भूकंप की व्याख्या के लिए। जैसे हमने बतलाया कि पहला है प्लेट वर्तिक सिद्धांत, उसके बाद है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, तीसरा है ट्रिपल जंक्शन थ्योरी, चौथा है ब्रांच गैप थ्योरी या रिजोनेंस थ्योरी, राइट, या GIS थ्योरी है ना। नेक्स्ट पर्टिकुलरली है ना ये रिजोनेंस थ्योरी, रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी और मैन इंड्यूस सिस्मिसिटी। देखिए प्लेट वर्तिक सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या होती है, जैसे हमने कहा था, राइट। प्लेट वर्तिक सिद्धांत प्लेटों के सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। जब दो प्लेट के अभिसरण होते हैं, मूवमेंट होगा तो नेचुरल रूप से भूकंप होंगे, लेकिन ऐसे भी समझ लें जब दो प्लेटों के अभिसरण होते हैं तो एक प्लेट के क्षेपण होते हैं और दूसरे प्लेट उसके ऊपर स्थित होते हैं। जब क्षेपित होने वाले प्लेट भूगर्भ में पहुंचकर उच्च तापमान के कारण मेल्ट होते हैं तो द्रवित होकर ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, राइट, क्योंकि इसके सरफेस एरिया अधिक होने के कारण यह हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो उठने के क्रम में यह पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करता है, जिससे अर्थक्वेक की उत्पत्ति या भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप क्या है ये समझ में आ गया, राइट, अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली आप मतलब ये इसका मतलब प्लेटों के अभिसरण के आधार पर भी भूकंप की व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार आप देखें कि जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो ऐसे प्लेट को अपसारी प्लेट या डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं। जब प्लेटों के डाइवर्जेंस के कारण मैग्मा के जनन होते हैं और मैग्मा उत्पन्न दरार से होकर बाहर निकलने का प्रयास करता है, राइट, जब जिसको भूकंप कहते हैं। और इसके क्रम में जो अर्थक्वेक होते हैं इसको दरारी उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, राइट। दरारी उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी के भूकंप के ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और जब भी ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो भूकंप होंगे ही। और तीसरे प्लेट है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष लैटरली मूव करते हैं, पार्श्व रूप से मूव करते हैं, एक दूसरे से
से है ना के विपरीत दिशा में चलें या फिर पर्टिकुलरली एक दूसरे की दिशा में ही चलें। ओके राइट, एक दूसरे की दिशा में ही चलें, इसको संरक्षित प्लेट कहते हैं। और संरक्षित प्लेट के क्रम में भी बेसिकली है ना भूकंप की उत्पत्ति होती है। गेटिंग बोलना, यहां पर आपको बतला दें कि जितने भी पर्वत हैं, मतलब मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति प्लेटों के अभिसरण का परिणाम होता है यही, और मुर्दार पर्वतों के नीचे प्लेटों के क्षेपण होने से मैग्मा चैम्बर का जनन होता है। यही कारण है कि जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन है वो भूकंप प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है यहां पर आपको बतला दें, जैसे हिमालय की उत्पत्ति इंडियन नेशनल प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का परिणाम है, तो हिमालय के नीचे है ना भूगर्भ में के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ देखिए नेपाल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो इन सभी क्षेत्रों में होने वाले भूकंप की व्याख्या प्लेट वर्तिक सिद्धांत के आधार पर किए जा सकते हैं। मतलब यदि क्वेश्चन आ गया राइट कि जम्मू कश्मीर भूकंप प्रभावित है क्यों, तो इसकी व्याख्या प्लेटों के अभिसरण के आधार पर किए जा सकते हैं। राइट, हिमाचल प्रदेश के में लगातार भूकंप आते हैं, उत्तराखंड में भूकंप आते हैं, आप जानते हैं, नेपाल में भूकंप आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भूकंप आते हैं। इसका कारण है कि ये हिमालय प्रदेश है और हिमालय प्रदेश के भूगर्भ में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ भूकंप होते हैं। गेटिंग वेल ना, तो क्या है बेसिकली ये समझ में आ गया ना। अब देखिए, मतलब प्लेट वर्तिक सिद्धांत के आधार पर हम भूकंप की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन प्लेट वर्तिक सिद्धांत की एक लिमिटेशंस क्या है आपको बता दें कि प्लेट वर्तिक सिद्धांत के अनुप्रयोग तभी होंगे जब वह विवर्तनिक घटना प्लेट के मार्जिनल भाग में स्थित हो, मतलब प्लेट के किनारे स्थित हो, तभी पर्टिकुलरली वहां प्लेट वर्तिक सिद्धांत के अनुप्रयोग हो सकते हैं। क्या बोलना, यदि विवर्तनिक घटना प्लेटों के आंतरिक भाग में होते हैं तो प्लेट वर्तिक सिद्धांत के अनुप्रयोग नहीं होंगे। गेटिंग वेल, तो प्लेट वर्तिक सिद्धांत की इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए इंडियन नेशनल प्लेट है, आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि यदि हिमालय प्रदेश में भूकंप हुए तब तो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यूज कर सकते हैं, लेकिन भारत में प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप हुए या गुजरात में भूकंप हुए या महाराष्ट्र में भूकंप हुए, देन वन कैन नॉट अप्लाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इसके अनुप्रयोग प्लेटों के किनारे वाले भाग में होने वाले विवर्तिक घटना की व्याख्या के लिए किए जाते हैं। एकदम क्लियर हुआ राइट, होने वाले विवर्तिक घटनाओं की व्याख्या के लिए किए जाते हैं। तो क्या है प्लेट वर्तिक सिद्धांत, ये समझ में आ गया ना राइट। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। गेटिंग वेल, अब देखिए कि जैसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है, दूसरे सिद्धांत प्लेट वर्तिक सिद्धांत तो आप जान गए, ऐसे भी हमने पर्टिकुलर डिटेल किया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपने क्लासेस में, तो जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे हम समझते हैं कि इतना भी इस टॉपिक में लिखना सफिशियंट होगा। ओके, दूसरे सिद्धांत है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बेसिकली है क्या, ये इसको समझें कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन रीड के द्वारा किए गए, और यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित या चट्टान प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं। राइट, चट्टान क्या होते हैं, इलास्टिक कैरेक्टर के होते हैं। ओके, और पृथ्वी के सतह पर होने वाले सतत अवसादन के कारण भूगर्भ में स्थित चट्टानों में है ना इलोंगेशन होता है, मतलब फैलाव उत्पन्न होता है, भूगर्भ में स्थित चट्टानों में फैलाव होता है। और प्रत्येक इलास्टिक ऑब्जेक्ट की एक सीमा होती है जिसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। राइट, जब इस चट्टान के फैलाव इलास्टिक लिमिट से अधिक होंगे तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यह टूट जाएगा और टूटे हुए भाग अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। गेटिंग ना राइट, जिससे पृथ्वी के क्षेत्र में भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी। गेटिंग ना, तो क्या है बेसिकली ये समझ में आ गया ना कि भूगर्भ में मतलब एक्चुअली इस कारण भी भूकंप होते हैं। अब देखिए, इसके अनुप्रयोग किए गए थे, आपको बतला दें कि जैसे प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में क्रिटासियस पीरियड में ये दरारी उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हुए, जिससे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र लावा से ढक गए, और लावा से ढके इसी क्षेत्र को दक्कन लावा का पठार या दक्कन लावा ट्रैप या दक्कन लावा के प्लेटों के नाम से पुकारते हैं। जब भी भूकंप होंगे तो जब भी ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो भूकंप होंगे, आप जानते हैं। तो क्रिटासियस पीरियड में जो लगभग 11 है ना करोड़ ईयर्स एगो के पीरियड को माना जाता है,
उस समय प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप हुए, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप नहीं हुए, राइट। फिर आप देखिए 1950s के पीरियड में, राइट, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कोयना नामक स्थान पर भूकंप हुए, जिसने प्रायद्वीपीय भारत के टेक्टोनिक स्टेबिलिटी पर प्रश्न उठाया। ओके, और पुनः आप देखें कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और लातूर में भूकंप हुए, जो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, राइट। तो वैज्ञानिकों ने, चूंकि यहाँ ये प्लेट के आंतरिक भाग में है, प्लेट वर्तिक सिद्धांत आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में होने वाले भूकंप की व्याख्या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के आधार पर किए जाए। तो वैज्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया कि जब मानसूनी पवनें इस दिशा में प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अवसादों के निक्षेपण करती है, राइट, पर्याप्त मात्रा में अवसादों के निक्षेपण करती है, जिससे भूगर्भीय चट्टान में फैलाव उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ ना, जिससे भूगर्भीय चट्टान में फैलाव उत्पन्न होता है, और जब ये चट्टान टूटेंगे तो इस क्षेत्र में कंपन या भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी। तो टेक्निकली क्या है ये समझ में आ गया ना। लेकिन आपको बतला दें, यह तो बेहतर सिद्धांत जरूर था, लेकिन अब इस क्रियाविधि के द्वारा भूकंप की पुनरावृत्ति के लिए लंबे समय चाहिए। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात पुनः गुजरात के भुज में, है ना, भूकंप आ गए, है ना, जिसके इतने फ्रीक्वेंटली भूकंप इस कारण से नहीं आ सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इवॉल्व किया, जिसको हम ट्रिपल जंक्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं, त्रिसंधि के सिद्धांत। देखिए ट्रिपल जंक्शन थ्योरी है क्या, ये समझिए। ट्रिपल जंक्शन थ्योरी है कि बेसिकली यहां पर देखिए कि जैसे ये अफ्रीका है, ओके, ये भारत है, ये यूरेशियाई क्षेत्र है, गेटिंग वेल ना। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये यूरेशिया के ये यूरेशियाई क्षेत्र है, आप जान रहे हैं। तो यह जो क्षेत्र है ये इंडियन नेशनल प्लेट है, तो यह जो क्षेत्र है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, तो यह जो क्षेत्र है वो ट्रिपल जंक्शन के निकट है, गेटिंग वेल ना, क्योंकि यूरेशियन प्लेट यहाँ है, राइट, अफ्रीकन प्लेट यहाँ है, इंडियन नेशनल प्लेट यहाँ है। मतलब यह जो क्षेत्र है यह त्रिसंधि पर स्थित है, और चूंकि ये प्लेट गत्यात्मक हैं, इसमें गति पाई जाती है ना, एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो जब गति उत्पन्न होगी तो इस क्षेत्र में भूकंप आने की प्रक्रिया स्वाभाविक होगी। तो यही कारण है, माने इस आधार पर ट्रिपल जंक्शन थ्योरी के प्रतिपादकों ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आने वाले भूकंप की व्याख्या की। परंतु इस प्रश्न इसलिए उठा कि यह कहीं न कहीं प्लेट वर्तिक सिद्धांत पर आधारित है, और प्लेट वर्तिक सिद्धांत के संदर्भ में यह बातें कही जाती है कि इसके अनुप्रयोग प्लेटों के मार्जिनल भाग में होने वाले भूकंप की व्याख्या के लिए ही किए जाएंगे। प्लेटों के आंतरिक भाग में होने वाले भूकंप की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग नहीं किए जाएंगे। ओके, तो इसलिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसको ब्रांच गैप थ्योरी कहते हैं। इसको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, राइट। किस नाम से जानते हैं? रिमोट सेंसिंग और जीआईएस थ्योरी। ओके, देखिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस थ्योरी क्या है यह समझिए। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस थ्योरी क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए रिमोट सेंसिंग है दूर से किसी वस्तु का अध्ययन किया जाना, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो रिमोट सेंसिंग के तीन अवस्था होती है। देखिए एक अवस्था है कि यदि हम पृथ्वी पर, है ना, यहाँ पर इस स्टैंड पर कैमरा लगा के किसी क्षेत्र का फोटो लें, तो यह पर्टिकुलरली ग्राउंड फोटोग्राफी कहलाता है। ओके, ग्राउंड फोटोग्राफी से सीमित क्षेत्रों के ही चित्र प्राप्त किया सकते हैं। उसके बाद यदि कोई हेलीकॉप्टर पर या एयरक्राफ्ट पर, है ना, एयरक्राफ्ट पर यदि कैमरा लगाया जाए, इससे पृथ्वी के सतह का फोटो लिया जाए, तो इसको एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। और यदि स्पेस में सैटेलाइट पर यदि कैमरा लगा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं स्पेशियल फोटोग्राफी। गेटिंग वेल ना। तो तीन प्रकार के रिमोट सेंसिंग की तीन अवस्था है। एक को ग्राउंड फोटोग्राफी, दूसरा है ना एरियल फोटोग्राफी, और तीसरा पर्टिकुलरली स्पेशियल फोटोग्राफी के नाम से सब स्टेटम है। सब स्टेटम, तो सब स्टेटम द्रवित अवस्था में है और ये गतिशील है। इसकी गति काफी मंद है, जिसके कारण यह स्ट्रेटम पर प्रभावी घर्षण उत्पन्न नहीं करता। क्लियर ना। इसके कारण यह पृथ्वी के सतह पर प्रभावी घर्षण उत्पन्न करता है? नहीं करता। ओके,
लेकिन जब डैम के निर्माण किए जाते हैं, इसको सिंपली समझ सकते हैं, तो यहां क्या होता है कि यहां जब डैम में जल के, है ना, जल को जमा किए जाएंगे तो इस जल का संपूर्ण भाग नीचे की ओर काम करेगा, जिससे यह क्षेत्र हाई प्रेशर क्षेत्र में और निकटवर्ती क्षेत्र लो प्रेशर क्षेत्र में परिणत हो जाता है, और इस हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र की ओर ओके सब स्टेटम का तीव्र गति से प्रवाह होगा, जिसके कारण इसमें घर्षण होगा और इस क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो जाएंगे। एकदम समझ में आ गया। तो इस सिद्धांत को, इसको ऐसे होम्स ने आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी का नाम दिया, लेकिन आप इसको रिजोनेंस थ्योरी भी कह सकते हैं, या मैन इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी भी कह सकते हैं, या रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बतला दें कि कोयना में हालांकि ब्रांच गैप तो था, लेकिन कोयना डैम के भी कंस्ट्रक्शन हुए थे, तो ऐसी स्थिति में वहां भूकंप आना स्वाभाविक था। और इसी प्रकार जब, है ना, टिहरी गढ़वाल डैम बनाए जा रहे थे, तो है ना, तो उस प्रदेश के लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उसका विरोध किया था। हालांकि सरकार ने एग्जाम्पल दिया, मैंने इन लोगों का कहना था कि चूंकि यह हिमालय प्रदेश है, ये ऑलरेडी भूकंप प्रभावित है, और डैम के निर्माण से, है ना, भूकंप की आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो सरकार ने उसको पैसिफाई करने के लिए यह तर्क दिया, है ना, पैसिफाई करने के लिए यह तर्क दिया कि नेपाल के मंगला डैम इसी प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र में है, और वहां डैम के निर्माण के पश्चात कोई इस तरह, है ना, फ्रीक्वेंसी में अभी वृद्धि नहीं हुए। ओके, तो इसी प्रकार आप नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में, है ना, जो लोगों ने मेघा पाटकर है क्या के नेतृत्व में, पर्यावरण शास्त्री हैं, समाज शास्त्र, है ना, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके नेतृत्व में भी इस प्रकार के विरोध किए गए थे। गेटिंग वेल ना? तो यदि क्वेश्चन आएगा कि प्रश्न आएंगे कि भूकंप से क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है, इसके सिद्धांत की व्याख्या करें, राइट, तो आप पर्टिकुलरली इसको प्रभावी रूप से समझ सकते हैं। और आपको बतला दें कि विश्व में होने वाले लगभग 85% भूकंप जो है वह प्लेटों के किनारे वाले भाग में है, अर्थात प्लेट वर्तिक सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। एकदम क्लियर हुआ ना? तो क्या है संकल्पना, गॉट इट ना? सिद्धांत की मौलिक अवधारणा क्या है, ये समझ में आ गया। गेटिंग वेल? अब देखिए, चलिए इसको रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।